नमस्कार दोस्तों, हॉक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चार बड़ी बड़ी खबरें देने वाला हूं। सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप में मैच में टीम इंडिया का सामना अब पाकिस्तान से होने वाला है। ये दोनों ही टीमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के सामने आती हैं। ऐसे में इन दोनों टीमों के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी होंगी। इस बड़े मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विराट कोहली के इस बयान के बाद इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी हलचल मच गई है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैच से पहले हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, वो हमेशा से ही एक ताकतवर टीम रही है। हम पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले रहे हैं और इस मैच को भी उसी तरह खेलेंगे जैसे हम बाकी टीमों के खिलाफ खेलने वाले हैं। हमारे लिए रिकॉर्ड्स ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और टीम इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है। यानी पाकिस्तान को एक सशक्त टीम बताते हुए विराट कोहली ने जो अंदेशा दिया है उससे कहीं ना कहीं इस समय विराट कोहली की जो छवि खराब होती जा रही है। विराट कोहली एक तरफ कहते हैं कि भाई दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, तमाम वामपंथी बातें विराट कोहली अक्सर कहते रहते हैं। तो ऐसे में भी विराट कोहली को लोग एक दूसरी नज़र से देख रहे हैं। आपको बता दें, वहीं टीम के ताबड़तोड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बारे में बातचीत करते हुए विराट कोहली ने यह भी कहा कि हार्दिक ने पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लिया है और अब वो एकदम तैयार हैं। हार्दिक की गेंदबाजी पर विराट ने कहा कि वो हमारे लिए हर मैच में 2 ओवर कर सकते हैं और हम उनकी गेंदबाजी को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच में घमासान होगा। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का सामना करने वाली है। ये मैच 24 अक्टूबर यानी कि कल खेला जाएगा और भारतीय टीम आज तक वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं हारी है और आगामी मुकाबले में भी भारत के ऊपर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रेशर होगा और इस बढ़त को बरकरार रखना भी भारतीय टीम बिल्कुल चाहेगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि भारत के ऊपर प्रेशर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ विराट कोहली के ऊपर भी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयां दुनिया इस समय छू रही है। लेकिन इसी बीच पिछड़ी मानसिकता का परिचय देते हुए सिख फॉर जस्टिस नाम की एक कट्टरवादी सिख संस्था ने तथाकथित खालिस्तान का नक्शा जारी किया है, जिसके बाद से लोग सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना कर रहे हैं। उसने कहा है कि भारत को काटकर इस क्षेत्र को सिखों का अपना मुल्क बनाया जाएगा। अक्टूबर 2021 के अंत में इसके लिए उसने लंदन में रेफरेंडम आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। क्वीन एलिजाबेथ सेंटर में ये भारत विरोधी कार्यक्रम होने वाला है। अब आपको बता दें कि इस तथाकथित खालिस्तान के नक्शे में पंजाब और हरियाणा के अलावा दिल्ली के हिस्सों को भी दिखाया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का तराई इलाका और राजस्थान का जोधपुर बीकानेर जैसा जियो स्ट्रेटेजिक एरिया जो है वो भी उसमें शामिल है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ राजस्थान में सुदूर बूंदी और कोटा को भी खालिस्तान में ही गिना गया है। ये दावा है कि भारत से काटकर इन हिस्सों को अलग कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी सोच के लोगों के इस समय मंसूबे चल रहे हैं। जिन इलाकों को तथाकथित खालिस्तान में शामिल किया गया है, अब उन्हीं क्षेत्रों के लोगों ने इस नक्शे को जारी करने वाले सिख फॉर जस्टिस को जमकर सुनाया है और तबीयत से ट्रोल किया है। एक ट्विटर यूज़र ने लिखा जोधपुर और उसके बाद कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा उसमें चक्री डालकर घुमाएंगे, एक बार आकर तो देखो। मतलब इस समय खालिस्तान सोच के जो लोग हैं वो खुद ही अपना मजाक ट्विटर पर उड़वा रहे हैं और जिसे कहते हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि खालिस्तान का नक्शा होगा, ऐसा वो होगा, वैसा होगा। एक अन्य यूज़र ने तंज कसा कि अबे, फिर कुछ गाली लिखी है उन्होंने, कोटा ले जाओगे तो हमारे बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कैसे करेंगे। वहीं ट्विटर पर फेमस राष्ट्रवादी प्रोफाइल द स्किन डॉक्टर ने लिखा कि विभाजन के बाद पंजाब का 52% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान वो जगह है जहां सिखों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों की हिम्मत नहीं है कि इन हिस्सों को अपना बताएं, क्योंकि वहीं से तो इनको भोजन आता है। ये बात तो सही है। खालिस्तान की विचारधारा वाले जो पालने वाले लोग हैं, चाहे खुद खालिस्तान के लिए लड़ रहे हों या फिर उस विचारधारा का समर्थन कर रहे हों, उनकी पैंट गीली हो जाती है पाकिस्तान के पंजाब को खालिस्तान में शामिल करते हुए। कई लोगों ने सिख फॉर जस्टिस को याद दिलाया कि वो पाकिस्तान वाले पंजाब का हिस्सा भी अपने खालिस्तान में जोड़कर दिखाएं। लोगों ने पूछा कि महाराज
रणजीत सिंह के जिस सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर में थी, उस इलाके को खालिस्तान वाले आखिर कैसे भूल गए? बता दें कि सिख फॉर जस्टिस अक्सर भड़काऊ बातें करके भारत को तोड़ने की बातें करता रहता है और पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाता रहता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान का सपना पाले हुए हैं, लेकिन आज आपको हम एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं, एक ऐसे सूरमा की, एक ऐसे भारतीय फौजी की जो 200 चीनी सैनिकों से बिना हथियारों तक के लड़े और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आपको बता देते हैं कि 1962 के भारत चीन युद्ध में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सेना के परमवीर विजेता सूबेदार सरदार जोगिंदर सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। अकेले 200 चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाने वाले जोगिंदर सिंह की बहादुरी को चीन ने भी सलाम किया था। आज हम आपको भारत माता के लाल सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीर गाथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के फरीदकोट जिले में मोगा के एक गांव महला कला में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई नथुवाला गांव के प्राइमरी स्कूल और फिर दरौली गांव के मिडिल स्कूल से पूरी करी थी। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। कालांतर में देश को आज़ादी भी मिली और उसके बाद ये प्रॉपर इंडियन आर्मी के फौजी बन गए। अब आपको बता देते हैं, इसी बीच 28 सितंबर 1936 को वो सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन का हिस्सा बन गए। अब फौज का हिस्सा बनने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आर्मी एजुकेशन एग्जामिनेशन को भी पास किया। यानी वीरता के साथ साथ शिक्षा में भी उनका अटल विश्वास था। उनको पढ़ाई में हमेशा से ही रुचि थी और इसलिए उनको यूनिट का एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी नियुक्त किया गया था। फौज का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने कई युद्ध लड़े। इनमें साल 1962 में हुआ भारत चीन का युद्ध भी शामिल है। इस युद्ध में वो चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए बलिदान हो गए थे। बात है 9 सितंबर 1962 की। उस समय भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। इस दौरान 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड को नामकाचू में कमान संभालने का आदेश मिला था। इसमें एक सिख रेजिमेंट के सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह भी शामिल थे। सूबेदार सिंह को बमला के पास स्थित पोस्ट को संभालने का आदेश मिला था और उनके पास एक सिख रेजिमेंट के केवल 20 ही सैनिक थे। आप समझ सकते हैं, केवल 20 सैनिक इनके पास थे और चीन की सेना ने इस पोस्ट पर लगातार 3 बार हमला किया और हर हमले में उन्होंने कम से कम 200 सैनिक भेजे। कहाँ एक तरफ 20 सैनिक और कहाँ दूसरी तरफ 200 सैनिक। अब पहला और दूसरा हमला जोगिंदर सिंह की प्लाटून ने पूरी तरह नाकाम कर दिया था। अब चीनी सैनिकों के तीसरे हमले से पहले हालांकि सूबेदार जोगिंदर सिंह की आधी प्लाटून भी वीरगति को प्राप्त हो चुकी थी। उनकी गोलियां भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं और उनको पीछे हटने का भारतीय सेना की तरफ से आदेश भी मिल चुका था। लेकिन उन्होंने और उनके सैनिकों ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वे चीन के तीसरे हमले का इंतज़ार करने लग गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर ऐसे सैनिक हैं जो इस देश की रक्षा के लिए माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार हैं। थोड़ी ही देर बाद चीन के 200 सैनिकों ने तीसरा हमला भी कर दिया और भारतीय सैनिक भी सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में बिना हथियारों के ही चीन के 200 सैनिकों पर टूट पड़े और चीन के 200 सुरमा हिजड़े बन गए। गदर फिल्म का वो डायलॉग याद है ना? तो वो आखिरी दम तक चीनी सेना से डट कर लड़ते रहे और चीन के 50 से भी अधिक सैनिकों को बिना हथियारों के मार गिराया। हालांकि बुरी तरह घायल सूबेदार को चीनी सैनिकों ने बाद में बंदी बना लिया था। सूबेदार जोगिंदर सिंह के बलिदान होने की खबर जब उनके परिवार को पता चली तो उस सदमे से उनकी बड़ी बेटी ने भी दम तोड़ दिया था। उनका इतना प्यार था अपने पिता से। उनका नाम सरजीत कौर था। बस 11 साल की उम्र थी उनकी बिटिया की। अपने पिता से वो इतना प्यार करती थीं कि उनके बलिदान की खबर और सदमे को वो सह न सकीं और उनका भी निधन हो गया था। आपको बता दें कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 1962 के भारत चीन युद्ध में बलिदान देने वाले सूबेदार जोगिंदर सिंह के सम्मान में बोमला सिख रेजिमेंट में युद्ध स्मारक का भी निर्माण किया गया है और ऐसे देश के सच्चे सपूतों को पूरी सम्मान के साथ आज इस देश के अंदर
पूजनीय तरीके से माना जाता है। दोस्तों एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आखिर इस देश के अंदर जहाँ कुछ लोग सड़क से लेकर संसद तक खालिस्तान के समर्थन में बलवा मचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे सिख भी हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। तो हमें हमेशा ये समझना होगा कि इस देश के अंदर किसी भी समाज के लोग सभी एक जैसे नहीं हैं। हाँ, एक दो तबके, एक दो पंथ ऐसे हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन सिख समाज ऐसा है जिसके अंदर कुछ एक छोटा सा तबका है जो आज खालिस्तानी विचारधारा रखता है। उसको सरकार को ठीक से टैकल करना इस समय आवश्यक है, और यदि उसको हम टैकल कर लेते हैं तो सिख समाज भारत के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट, जिसे कहेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण समाज है। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।